नमस्कार। आज एक स्पेशल पॉडकास्ट करने जा रहा हूं और आप सबका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। ये पॉडकास्ट क्यों है? जीएसटी 2.0 जो 22 सितंबर से लागू हो गया है और उसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं, बहुत सारे उसमें चेंजेस आई हैं। कुछ जीएसटी स्लैब्स बदले हैं, कुछ उसके इम्पैक्ट और एस्पेक्ट्स भी बदले हैं। और इसका जो असर है रिटेलर्स, होलसेलर्स और जो भी ट्रेड के लोग हैं, सब पे हुआ है। तो आज इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक विशेष मेहमान है, सीए मनीष कुमार सिन्हा जी। मनीष जी ऑलरेडी 15 सालों से ज्यादा समय से प्रैक्टिसिंग सीए हैं और जीएसटी और टैक्स के एक्सपर्ट हैं। कई बुक लिख चुके हैं, टेडेक्स में स्पीकर हैं और ट्रेनर हैं, कोच भी हैं जो बिजनेसेस को टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी, ये सब के बारे में सिखाते हैं। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसका नाम है क्रॉस बिल्डेड मॉडल। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा मनीष जी से, और मनीष जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो कुछ सिंपल सवालों से शुरू करते हैं मनीष जी, कि आजकल हर जगह जीएसटी और जीएसटी रिफॉर्म की चर्चा चल रही है। आपको क्या लगता है, लोग ज्यादा कंफ्यूज हैं या ज्यादा पॉजिटिव हैं? हाँ। नमस्कार रोशन जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने अपने पॉडकास्ट में मेरे को बुलाया। और जो आज का एक जो है जीएसटी, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गरीब हो या अमीर, चाहे वो एक बच्चा हो या बुजुर्ग, मतलब एक जो कल आज पैदा हुआ हो या 80 साल का बुजुर्ग, हर किसी पर जीएसटी का इम्पैक्ट आता है। क्योंकि रोजमर्रा की कोई भी आइटम हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे हम बाहर खाना खाने जाते हो या हम जो गारमेंट पहन रहे हैं, हर जगह जीएसटी अप्लीकेबल है। तो ये जो ज्वलंत मुद्दा है, इस पर आपने पॉडकास्ट रखा, इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। और ये जो आपने सवाल पूछा है कि ये है क्या, तो जो बहुत सारे लोग जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता रहे थे, तो अब ये थोड़ा सा लगने लगा है गुड एंड सिंपल टैक्स। ऐसे तो इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, लेकिन अब जिस तरीके से इसमें रिफॉर्म हो रहे हैं और अगले 1-2 सालों में और अच्छे रिफॉर्म हो, तो डेफिनेटली जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्वलंत होने का रीजन क्या है, कि आज से पहले लोगों के बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन थे। जैसे मैं आपको एक पॉपकॉर्न का एग्जांपल देता हूँ। पॉपकॉर्न 5%, 12%, 28% भी लगता था। सेम पॉपकॉर्न अगर वो शुगर के साथ मिक्स करके दिया जाता था तो 28% है। सिंपल पॉपकॉर्न है तो 5% है। उसको क्रीम और कुछ और चीजों के साथ मिक्स कर देते तो 18% है। तो कुछ लोगों ने ये भी बोलने शुरू कर दिया था पॉपकॉर्न टैक्स। तो अब उन सब चीजों को हटा के पॉपकॉर्न को 5% कर दिया गया है, जो जो भी है। मनीष जी, इन सब चीज़ों पे हम एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू में बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो 2.0 जीएसटी बोला जा रहा है और ये नेक्स्ट लेवल का रिफॉर्म बताया जा रहा है, अद्भुत बताया जा रहा है, तो आखिर इनमें मोटे मोटे तौर पे क्या है? बहुत सिंपल तरीके से क्या हम कहें कि व्हाट इज जीएसटी 2.0? यहाँ पर दो चीजों पर ध्यान रखा गया है। पहला, जो कंज्यूमर है उनको कम से कम टैक्स देना पड़े। दूसरा, जो बिजनेस ओनर है उनके कंप्लायंसेस को रिड्यूस किया जाए। जैसे कि अभी तक 22 सितंबर से पहले अगर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे, तो जीएसटी के साइट पर लिखा हुआ कि मिनिमम 7 डेज में ही, उससे पहले आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। अब 2.0 में कहता है कि विद इन द 3 डेज आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो कंप्लायंसेस को भी रिड्यूस किया गया है। और जो कस्टमर के ऊपर जीएसटी लग रहा था, जो 12% था, उसको खत्म कर दिया गया है, 5% या 0% कर दिया गया। तो हर कस्टमर के लिए बेनिफिट है। तो कंज्यूमर को पैसे कम लगेंगे और बिजनेस ओनर को कुछ कंप्लायंसेस कम करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट कर रही है कि जीएसटी 2.0 एक अच्छा सुधार का हमारा पथ है, और हम इस पर आगे काम करेंगे, तो ये डेफिनेटली सराहनीय है। और इस पर हर किसी को आशा करना चाहिए कि ये काफी अच्छा सुधार चलेगा। तो जैसे हम जब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम ईआरपी प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं वो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं। और मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे फैशन इंडस्ट्री से आते हैं।
तो अगर एक वैसे देखा जाए कि एक रिटेल बिजनेस में जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, तो उसके परिप्रेक्ष्य में कह लो, उसके कंटेक्स्ट में कह लें कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो उनको अभी जाननी चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है जानना उनके लिए। या जब आप कोई भी आइटम को सेल करते हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो या रिटेलर हो, आपको 3 बात पर ध्यान रखना है। पहला, जिस सामान को या जिस गुड्स को आप बेच रहे हो उस पर सही रेट लगे, उसका एचएसएन कोड सही हो, और उस गुड्स का डिस्क्रिप्शन सही हो। जैसे मैं शर्ट खरीदने जा रहा हूं और वहां पर एचएसएन अगर साड़ी का या कुर्ता का लगा हुआ, तो जीएसटी डिपार्टमेंट कल को मेरे यहाँ जब रेड मारेगा, रेड करेगा और गलती पकड़ेगा तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। तो गुड्स का डिस्क्रिप्शन, एचएसएन और रेट, ये 3 चीज हर बिजनेस ओनर को समझना है कि आपको सही सही इंफॉर्मेशन अपने इनवॉइस में देना है। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और पैनिक भी हो रहे हैं कि 20 सेकेंड से इतना जल्दी अप्लाई कर दिया गवर्नमेंट ने, कुछ प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिला, बहुत सारे आइटम्स हमारे पास पहले से कोडेड पड़े हुए हैं, कैसे हम करेंगे, और अचानक से इतना बड़ा चेंज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ पे इंडिया में सीजन शुरू होता है फैशन का, वो नवरात्रों से शुरू होता है। तो जिस दिन से शुरू हो रहा है उस दिन से एक नया बदलाव, सब कुछ नया हो जाएगा। अब क्या सही है क्या गलत है, तो लोग पैनिक कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, एक लंबा एक्सपीरियंस है, और आपने इतने सारे जगह पे और बहुत सारी चीजें करी हैं, टीवी में भी आप एनालिस्ट रह चुके हैं, और जीएसटी में बहुत सारे आपने व्याख्यान दे रखे हैं, और आप जीएसटी के शुरुआत से, उससे पहले भी वैट और जो भी था सीएसटी भी था, उस समय से आप सारा देख रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स देखी हैं। पहले सीएसटी था, फिर वैट आया, फिर वैट से जीएसटी आया, फिर जीएसटी में कई सारी चीजें हुई। तो इस समय भी एक ट्रांजिशन हो रहा है, एक पुराने 1.0 कह लीजिए, जो पुराना जीएसटी का पैटर्न है, उससे वो 2.0 में जा रहा है। तो एक बिजनेसमैन को क्या आप सलाह देंगे कि इजी ट्रांजिशन कैसे करें एक बिजनेस के लिए? तो एक हमारे यहाँ एक बहुत ही प्रचलित गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ तो हाँ। जो गवर्नमेंट ने बोला कि 22 तारीख से मैं जीएसटी चेंज कर रहा हूँ, रिफॉर्म ला रहा हूँ, तो आप ये किसी भी दिन लाते हैं, चाहे वो आप 1 अक्टूबर से लाते, 15 अक्टूबर से लाते, 1 जनवरी से लाते, हर कोई ये बोलता है कि ये मेरे लिए जल्दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक आप कह सकते हो कि नवरात्रा से शुरू हो रहा है, तो जो एक तरीके से फेस्टिवल का सीजन शुरू होता है हम हिंदू हिंदू समाज के लिए या भारत देश के लिए, तो उस दिन से लाया गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चेंज पर हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये रखना है कि जो पहले रेट था, जैसे कि कोई आइटम का 5% रेट था, 22 के बाद 0% हो रहा है। जो 12% का रेट था उसको हटा, 12% का बास्केट ही हटा दिया गया, या तो उस आइटम को 5% पर लाया गया है, या तो कुछ आइटम को 28% पर, 18% पर लाया गया है। जो हम्म। आइटम 28% का था, तो कुछ जो लग्जरी आइटम है या तंबाकू है, वाइन है, उसको 40% पर ले जाया गया है, बाकी आइटम्स को 18% पर लाया है। तो बिल्कुल। हमें एज बिंग द बिजनेस ऑनर सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हम जिस स्टॉक में डील करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, उसका रेट हमें सही पता होना चाहिए कि 21 तारीख से पहले क्या रेट है और 21 तारीख के बाद क्या रेट होगा। लाइक ये शर्ट है, 21 तारीख से पहले इसका रेट था 5%, और 22 तारीख से इसका 0% हो रहा है। अगर मैंने 22 तारीख के बाद भी इस पर 5% चार्ज करना शुरू करूंगा, तो ये अपने आप में डिफॉल्ट है, और जीएसटी डिपार्टमेंट कभी भी हमारे ऊपर पेनल्टी चार्ज कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका कस्टमर, अगर आपके कस्टमर को ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर गारमेंट पर 0% रेट था और इस शॉप वाले ने 5% ले लिया है, तो लगेगा कि ये शॉपकीपर या होलसेलर या जो भी दुकानदार है वो मुझे लूट रहा है। तो वो आपका ब्रांड खराब होगा और दूसरे बार सेकेंड टाइम वो कभी नहीं आना चाहेगा। तो सबसे पहला, एज बिंग द बिजनेस ओनर, आप सभी को पुराना रेट और नए रेट पर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अभी मैं 3 4 असाइनमेंट पर काम कर रहा हूँ, जहां पर बिजनेस ओनर ने यही काम दिया है कि सर मेरा ये आइटम है, एफएमसीजी आइटम में है, मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ और मैं रिटेल इंडस्ट्री में हूँ, गारमेंट से हूँ। तो पहले क्या रेट था और अभी क्या रेट है वो मेरे को आइडेंटिफाई करके बताएं, सो डैट
कि मैं अपने सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकूं और कस्टमर को मैं गलत रेट नहीं लगाऊं, सही रेट लगा सकूं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सही रेट का पता होना। एक बीच में एक और कंफ्यूजन आ रही है। जैसे अभी हम लोग बहुत सारे कस्टमर से बात कर रहे हैं, जो बिजनेस ओनर हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं। तो कुछ लोग, कुछ भ्रांतियां ऐसी फैली हुई हैं, कुछ मिथ्स कह लो, क्योंकि ये इतना बड़ा रिफॉर्म है, सब कोई कुछ ना कुछ कहे जा रहा है। तो एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। तो कुछ सवाल लोगों के मन में हैं, जो हमने कंपाइल कर रखे हैं। तो मैं एक एक करके पूछना चाहूंगा कि जैसे एक सवाल ये कह रहे हैं कि अगर हमें आइटम्स पे जीएसटी रिड्यूस हो गया, ठीक है, जिस आइटम पे जीएसटी कम हो गया, जैसे ही गारमेंट है, गारमेंट में पहले 1,000 रुपये से ज़्यादा पे 12% लगता था, अब अप टू 2,500 पे 5% ही लगेगा। तो जो आइटम 2,000 का है उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। तो इसका जो नया जो बेनिफिट है, इसका जो रिड्यूस हुआ बेनिफिट है, हम कस्टमर को कैसे दे सकते हैं? क्या कर सकते हैं जो कस्टमर को हम उसका बेनिफिट दे पाएं? क्योंकि प्राइस टैग पे तो एमआरपी प्रिंटेड है। तो हम कस्टमर को कैसे बताएं और दें उसका बेनिफिट? क्या ठीक कर है, सकते हैं हम? डेफिनेटली। तो एमआरपी जो लिखा हुआ रहता है वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसके ऊपर आप कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकते हो। तो मैं अभी 21 सितंबर का डेट लेके चलता हूँ। मान लो ये पर्टिकुलर शर्ट, इसका एमआरपी है 1500 का। तो कोई भी रिटेलर जब बेचेगा तो अपना प्राइस प्लस जीएसटी लगा के, वो जीएसटी था अभी 12% का, लेट्स एज्यूम। तो बेसिक अमाउंट प्लस 12% लगा के या तो वो 1500 में बेचेगा, या 1500 से 5-10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया कम करके बेच सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं ये आपको बता दूं कि मान लो कि एक रिटेलर का कॉस्ट है इस शर्ट को लेने का 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का कॉस्ट है, और 300-400 रुपया वो प्रॉफिट मार्जिन रख रहा है। मैं भी ज्यादा मैं जंक्शन ले रहा हूँ क्योंकि 1,000 पर आप जीएसटी अच्छे से कैलकुलेट कर हम्म सकते हो हम्म ना। हम्म अब उस बंदे ने क्या किया, उस शॉपकीपर ने, कि ये कहता है मैं एमआरपी पर 1 रुपया का भी डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया, 1500 से रिवर्स कैलकुलेशन किया और 1.2 हटा के जो जो भी रिड्यूस कर इंक्लूसिव दिया, अमाउंट और होता जो है, भी हाँ। बेसिक अमाउंट आता है और जीएसटी करके दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया एमआरपी पर। तो हम्म लेट से जो मैं ऐसे लेके चलता हूँ कि 1400 का बेसिक अमाउंट कर दिया, 100 रुपये का जीएसटी कर दिया, 1500 रुपया कस्टमर से चार्ज कर रहा था। हम्म। ओके। अब उसी शर्ट का प्राइस क्या हो गया है, जो 12% जीएसटी था 5%। तो अब जो कस्टमर है या जो शॉपकीपर है वो ये कर सकते हैं कि बेसिक प्राइस आप 1400 ही रखो, क्योंकि आपने उसको पहले से रखा हुआ था, उस पर आप 12% लगा रहे थे, आप सिर्फ 5% लगाओ। तो 1400 का 5% कितना होगा, 70 रुपीज। अब आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कस्टमर के लिए 1470, एमआरपी भले ही 1500 है। तो कस्टमर को भी लगेगा कि ये शर्ट 1500 रुपये का था, अब मुझे 1470 में मिल रहा है, और आप सही रेट भी लगा रहे हो। तो इस तरीके से आप कस्टमर को उस जीएसटी का बेनिफिट दे सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो वैसे आइटम हैं जिसमें हमें एक फिल्टर क्राइटेरिया ये रखना चाहिए कि वैसे आइटम जिनका प्राइस 1,050 रुपये से लेकर के 2,500 रुपये तक है, और जो जिनकी परचेज डेट 21 सितंबर तक है, ठीक है, उन आइटम पे, जितने भी आइटम आपके पास स्टॉक में है, उनके ऊपर ऑलमोस्ट 6-6.5% ऑलमोस्ट इसी कैलकुलेशन में आएगा। तो 5 से 6% के बीच में आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, तो आप कस्टमर को बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है। दूसरा जो एक बड़ा सा अजीब सा सवाल मेरे सामने आया है कि क्या ऐसा कोई रेगुलेशन है या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जब बिल प्रिंट होगा तो उस बिल के ऊपर पुराना जीएसटी क्या था और नया जीएसटी क्या है, ये प्रिंट करना जरूरी है? देखिए, आप एक बिजनेस ओनर हो और आप नहीं चाहते कि कल को कोई कॉम्प्लिकेशन आए, तो आप इस चीज को अपने सेफ गार्ड के लिए लिख सकते हो कि दिस आइटम वाज सोल्ड ऑन द 12%, नाउ अब इसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया। लेकिन कंप्लायंस या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि जहां पर आपको ओल्ड रेट और न्यू रेट बताना है। आप चाहो तो बता दो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये आएगा कि एक शॉपकीपर है, उसके पास 10 तरीके का आइटम है। लाइक मान ली कि गारमेंट रिटेल का ही बात कर लो, वो साड़ी भी बेच रहा होगा, लहंगा भी बेच रहा होगा, शर्ट भी बेच रहा होगा, धोती भी बेच रहा होगा, ट्राउजर भी बेच रहा होगा, और वो
कुर्ता भी बेच रहा होगा। तो हर आइटम, अब एक ही बिल के ऊपर हर हर चीज का लिखना डिफिकल्ट है। नाउ आप सॉफ्टवेयर से ये चेंज करके कि जब शर्ट खरीदो तो शर्ट के नीचे एक कॉलम में आ जाए कि पहले ये 12% का था, मैं इसको 5% कर रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचो जो 2,500 से ऊपर का शर्ट है, तो उस पर आपको लिखना पड़ेगा पहले ये 12% का था, मैं 18% कर रहा हूँ। तो वो एक तरीके से कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है, और गवर्नमेंट का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपको ओल्ड और न्यू दोनों लिखना है। हाँ, हम्म। गवर्नमेंट सिर्फ ये कह रही है कि जो न्यू रेट है वो आपको लगाना है। तो ये मतलब आपका चॉइस है, लेकिन नहीं लगाएं तब ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है कि जिस दिन हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस दिन का जो रेट है बिल के ऊपर वो प्रिंट हो जाए, वो काफी है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि अगर प्राइस 2,500 से नीचे और 1,050 के ऊपर है तो आपने उसके ऊपर 6% डिस्काउंट दे दिया। दैट इज एनफ फॉर रिटेलर्स। जो हाँ, आइटम 2,500 के ऊपर हैं तो ऑब्वियसली कुछ रिटेलर्स वो बर्डन कस्टमर पे को देना चाहते हैं, वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे कि बेनिफिट दिया तो वो जो बर्डन एक्स्ट्रा 6% का या वो भी देना चाहेंगे। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा रहा है, और कुछ कस्टमर ऐसे कर भी रहे हैं कि जो आइटम, क्योंकि देखिए एमआरपी ऑलरेडी पहले डिसाइड हो चुका है, और जिस समय रिटेलर ने एमआरपी प्रिंट करके लेबल लगाया उस समय उसके माइंड में ये था कि इसके ऊपर 12% जीएसटी लगेगा। ठीक है। अब अचानक से उस आइटम पे जीएसटी 18% हो गया। ठीक है। तो 6% का गैप आ गया। हो सकता है वो 6% उसका नेट प्रॉफिट ही हो, तो प्योर जो नेट प्रॉफिट है वो जीएसटी में चला गया। ठीक है। तो जो महंगी आइटम्स हैं, जैसे कि कुछ आइटम्स तो लाख लाख रुपए के भी होते हैं, 2 लाख 2.5 लाख के भी लहंगे होते हैं। तो जो महंगी आइटम है उनके ऊपर अब ये तो, अगर 1 लाख का आइटम है तो ऑलमोस्ट 6,000 रुपये का एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। इट्स अ ह्यूज अमाउंट इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट देखा जाए तो उस केस में कुछ कस्टमर हमारे रेट को रिवाइज कर रहे हैं। और इवन कस्टमर जो हमारे क्लाइंट हैं जो परचेज करने वाले हैं, जो उनके साथ परचेज करते हैं उनके स्टोर में आकर के, उनसे साफ साफ बोल भी रहे हैं कि मैडम इसका रेट बढ़ गया है। सो पहले ये 1 लाख का था, अब ये 1,06,000 का हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो ये रेट रिवीजन करना ये सही है, ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई मेरे ख्याल से ऐसा कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि चलो आप तो ये करो कि आपके गारमेंट है, गारमेंट के ऊपर आपके सिर्फ सॉफ्टवेयर में रेट लिखा हुआ, उसका कोई पैकेजिंग नहीं होता। लेकिन आप उस इंडस्ट्री के बारे में सोचो, जैसे एफएमसीजी गुड्स है, दवाई है, जहां पर एक कार्टून होता है, हम्म। प्रॉपर प्रिंटिंग होता है, और वो कम से कम प्रिंटिंग मटेरियल 3 या 4 महीने का स्टॉक रखते हैं। तो हम्म। सारी इंडस्ट्री ने एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दिया है कि हमारा जो प्रिंटिंग मटेरियल है करीब करीब 5,000 करोड़ का प्रिंटिंग मटेरियल खराब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने वहां पर ऑप्शन दिया कि आप यहाँ पर 2 एमआरपी लिखोगे। लाइक एक एमआरपी जो पहले से 1,500 रुपया लिखा हुआ था, अब उसी का प्राइस आपको, क्योंकि पहले जो 12% का था वो 18% होने को है, तो अब इसके अनुसार आपका एमआरपी भी इंक्रीज कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि आप वो प्रिंटिंग मटेरियल पर उसी के बगल में आप स्टिकर से या किसी और तरीके से एक और एमआरपी प्रिंट कर दो, वो अलाउड है। और ये अलाउड आपको 3 महीने के लिए दिया गया है। जो टाइम है अप्रॉक्स 31 दिसंबर तक, बोलता कि पुराने जितने भी आपके प्रिंटिंग मटेरियल है उसको आप यूटिलाइज कर लो। अब मैं आता हूँ आपकी इंडस्ट्री पर, जो आपकी रिटेल वाला शर्ट है, साड़ी है, लहंगा है। तो उस केस में आप अपने सॉफ्टवेयर में आप नया एमआरपी सेट कर लो, और वो आपके लिए अलाउड होगा, क्योंकि आपका रेट इंक्रीज कर चुका है। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया बिल्कुल कि हम एमआरपी को बढ़ा सकते हैं। इवन हम एक टैग के ऊपर दूसरा टैग लगा सकते हैं, रीटैगिंग कर सकते हैं। इवन कस्टमर से साफ साफ भी बोल सकते हैं कि सिंस द जीएसटी परसेंटेज हैज ग्रोन टू फ्रॉम 12 to 18, तो जो डिफरेंस 6% है वी आर ट्रांसफरिंग टू यू। राइट। तो इसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, ना ही कोई ऐसा कंप्लायंस का है। इवन आपने कहा कि गवर्नमेंट ने खुद ही अलाउ किया है कि फॉर द 3 months यू कैन प्रिंट डबल एमआरपी और यू कैन रीप्रिंट द टैग्स इनफैक्ट। तो इन हमारे केस में जो हमारे साड़ी सूट लहंगा वाले जो आइटम्स हैं उनके ऊपर रीटैगिंग करके नए एमआरपी भी लगा सकते हैं, और इसमें कोई कहीं कोई क्वेश्चन नहीं निकल जाएगी। हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो उसमें। अब मैं कुछ ना ऐसे ट्रांजेक्शन रिलेटेड चीजें आएंगी, जैसे कि हम दिन प्रतिदिन जो ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज सेल, ये कुछ सवाल वहां से हैं। जिसमें से एक सवाल ये है कि अगर कोई आइटम आज बिका हुआ है, आज मान लीजिए September 19 को वो बिक गया है। ठीक है। और वो 12% के जीएसटी में बिका है।
ठीक है। वही आइटम कस्टमर रिटर्न करने आ रहा है 22 तारीख के बाद, मान लीजिए 24 सितंबर को वो रिटर्न करने के लिए आ रहा है, तो जो रिटर्न में टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए, क्या वो सेल वाला टैक्स लेना चाहिए, या रिटर्न करते समय जो उसका स्लैब है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 2,500 से ऊपर का आइटम है तो 18% हो गया, तो क्या 18% स्लैब पिक करना चाहिए या 12% पिक करना चाहिए जिसपे वो बिका था। ये इस पर्टिकुलर सवाल पर गवर्नमेंट का भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, और मे भी ये क्लेरिफिकेशन आने में 1 से 2 महीना लगेगा। जिस तरीके से आपने सवाल उठाया, और भी जब पूरे इंडस्ट्री से सवाल उठेगा, जब लोग चेंज करना चाहेंगे, जब रिटर्न करेंगे, तो उस टाइम क्वेश्चन जो आपके दिमाग में और भी लोगों के पास आएगा। तो अभी तक आंसर नहीं आया, लेकिन जो मेरे को अभी तक लग रहा है वो मोस्टली ये होगा कि गवर्नमेंट अगर ये कहते कि पुराना टैक्स, मान लो कि ये पर्टिकुलर शर्ट है, इस पर पहले 12% था, अब उसको 5% हो रहा है, तो जब मैं इस पूरे 12% को मैं टैक्स बेनिफिट मेरे को इनपुट मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट कहती है कि पुराना जितना भी आप स्टॉक जिस प्राइस पर भी परचेज किया है, आपको पुराना सेनवेट हम देने के लिए तैयार हैं, तो जब हम रिटर्न करेंगे तो हम नए रेट पर लेंगे। देर इज अ वन मोर ऑप्शन, गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि पुराना जो आइटम है आपने 12% पर परचेज किया था, अब उस पर हम जीरो कर रहे हैं आइटम, तो उस बारह हम्म। परसेंट को आप रिवर्स कर दो, हम उसका हम्म। क्रेडिट नहीं देंगे। हम्म। अगर ऐसा हुआ कि पुराने वाले को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया, रिवर्सल करने के लिए बोल दिया, तो उस केस में हम रिवर्सल भी 12% पर करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना सेनवेट रिड्यूस कर चुके थे। इस पर अभी क्लेरिटी आई नहीं है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हमें पूरा इनपुट जो आज 21 सितंबर तक का जो आइटम परचेज है, चाहे वो किसी भी रेट का हो, अगर पूरा इनपुट हमें गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो जब हमारे पास रिटर्न आएगा तो करंट रेट से आएगा। हम्म। अगर गवर्नमेंट कहती है कि इस आइटम, आपका आइटम था 12% का, अब 5% हो गया है, कुछ आइटम जीरो हो गया, तब प्रोपोर्शन आप उसको रिड्यूस करो। लाइक एक हम्म। आइटम मैंने 100 रुपया का खरीदा और 12 रुपया जीएसटी लगा हुआ था, 12 रुपया का इनपुट था, वो स्टॉक में 23 तारीख को बेचूंगा, लेट्स अज्यूम। हम्म। तो गवर्नमेंट कहेगा कि आप तो पब्लिक से सिर्फ 5% चार्ज करोगे, तो जो 7 रुपया एक्स्ट्रा सेनवेट उसको रिवर्सल करो। अगर गवर्नमेंट ये प्रपोजल लेके आती है, तो फिर हमें जब रिटर्न आएगा तो हम 12% के रेट से रिवर्स करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती नहीं, आपको 12 का सेनवेट मिल, पहले आपने पे किया था तो आपको अलाउड है 12 का 12 रुपया, तो जब हमें रिटर्न आएगा तो हम फिर उसको करंट रेट से लेंगे। तो ये दो ऑप्शन है, लेकिन गवर्नमेंट का भी क्लियरिफिकेशन नहीं आया है इस पर। इन आसान शब्दों में मैं ये समझ सकता हूँ कि जिस समय हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस समय का सिंपली सेफली हम रेट पिक करें, चाहे वो सेल हो, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो हाँ परचेज रिटर्न हो, परचेज किया पुराने रेट पे, रिटर्न आज के रेट पे कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा करने के लिए जिस समय का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस समय का जो भी टैक्स स्ट्रक्चर है वही फॉलो करें, बाकी जो कॉम्प्लेक्सिटी में हम ना पड़े सिंपली। हाँ, जब वो ज्यादा केस अच्छा है। आएगा तो केस टू केस वी नीड टू चेक ऑन इट, और जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स केसेस आएंगे तो वहाँ पे तो आप लोग बैठे हुए हैं ही हैं हाँ हमें जी। सलाह देने के लिए। तो एक इससे रिलेटेड एक और सवाल था लास्ट में, जो ये एक जेन्युइन सवाल मुझे भी लगा कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो परचेजिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, सूरत जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, वहाँ पे ऑर्डर दे करके आ जाते हैं, ठीक है, और वो डिस्पैच धीरे 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 ऑर्डर का होता रहता है, ठीक है, और कई बार वो वहां से माल दिल्ली पहुंचने में या कहीं अपने टारगेट जगह पे पहुंचने में, स्टोर तक पहुंचने में 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भी लग जाता है ट्रक से आते हुए। अब अगर कोई डिस्पैच 19 तारीख को सूरत से हुआ और वहां से कानपुर आते आते 5 दिन लग गए और वो यहाँ 24 तारीख को पहुंचा, ठीक है, वहां से परचेज इनवॉइस जो वहां से होलसेल बना था वो होलसेल इनवॉइस ऑलरेडी 12% के रेट पे बन चुका था, और उसने उस इनवॉइस को आगे ई इनवॉइस भी बना दिया उसका, सब कुछ ओके हो गया कि वो आइटम 1 लाख रुपए का आइटम था, 12% उसके ऊपर जीएसटी लगा था, 1,12,000 का टोटल माल था, वो वहां से ई इनवॉइस भी बन गया, होलसेल इनवॉइस भी बन गया, सब कुछ ये 19 तारीख को बन गया, और माल वहां से चला ट्रक से, और आते आते हमारे यहाँ पे 24 तारीख हो गए, मैं अब 24 तारीख को वो रिसीव कर रहा हूँ, अब मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ अपने यहाँ पे परचेज की 24 तारीख के डेट में, ठीक है, तो जो मैं इनवॉइस एंट्री करूंगा उस इनवॉइस पे मुझे कौन सा जीएसटी रेट पिक करना चाहिए, जो होलसेल इनवॉइस का जीएसटी रेट ओरिजिनल है या करंट हाँ जिस दिन मैं एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है।
तो जैसे कि कोई इनवॉइस 21 तारीख से पहले बन गया, ठीक है, हम्म, जैसे आपने बताया 19 तारीख का इनवॉइस बन गया, आपके यहाँ आते आते 24 हो गया, 26 हो गया, 28 तारीख हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो इनवॉइस आपका 19 तारीख का बना हुआ है, आपके जो टू बी में आएगा, जब वो GSTR 1 फाइल करेगा नेक्स्ट मंथ में, तो आपके टू बी में आएगा 19 तारीख से। हम्म, और उसी 19 तारीख में वो 12% का लगा हुआ रहेगा, तो हम्म, आपको इनवॉइस डेट 19 तारीख का लेना है। और जो GST 12% का था, 18 का था, 28 का था, जो इनवॉइस पर लगा हुआ वही इनपुट आपको 22 तारीख के बाद भी लेना है। आपको हम्म, ये नहीं करना है आप गुड्स रिसीव कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका इनवॉइस पहले बन चुका है, आपको सिर्फ गुड्स रिसीव करने से टैक्स इंपैक्ट नहीं पड़ता। GST कहता है कि जिस दिन आप गुड्स रिमूव करते हो उस दिन का टैक्स। तो गुड्स रिमूव कब हुआ था? 19 तारीख को। तो 19 तारीख का क्या रेट था? 18% या 12% या 28%। तो हम्म, जिस रेट से हमें इनवॉइस बन चुका है, हमें उसी रेट से अपने यहाँ परचेज बुक करना पड़ेगा, और डेट वही पुराना वाला रखना पड़ेगा। करंट डेट आप रखेंगे तो वो कंफ्यूजन होगा, और GST डिपार्टमेंट आपका हायर साइड का जो GST है वो आपको डिनाई कर सकता है, तो आना छोटा सा पड़ेगा। कैच ये है कि जो पार्सल रिसीव हुआ, वो पार्सल की एंट्री 24 तारीख की होगी, हाँ। परचेज की डेटा की एंट्री 24 तारीख की होगी, लेकिन जो इनवॉइस डेट है वो 19 ही रहेगा। और जो रेट 19 वाला लगा था उसी को हमें यहाँ पे रेप्लिकेट करना होगा हाँ अपना। जी। तो दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड। इसके अंदर जो कंफ्यूजन थी वो निकल गई है। अब इसमें मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ कि लोग एक और चीज से पैनिक हो रहे हैं कि 22 से सीजन शुरू हो रहा है, 22 से GST 2.0 रिफॉर्म हो रहा है, 22 से ही सब कुछ शुरू हो रहा है। तो जितनी भी चेंजेस करनी है, चाहे वो MRP को रिवाइज करना हो, डिस्काउंट लगाना हो, टैक्स स्लैब करना हो, या कुछ भी करना हो, ये सारा मुझे 22 से पहले ही कर देना है। लेकिन रिटेल के केस में एक हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि टैक्स इंक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव टैक्स जो B2B ट्रांजेक्शन होती है, होलसेल मैन्युफैक्चर, वहाँ होता है। रिटेल में इंक्लूसिव टैक्स होता है। तो कस्टमर से तो हम एक मुश्त जो भी अमाउंट है MRP का वही लेते हैं, ठीक है। और जब हम एक्चुअल 11 अक्टूबर को GSTR 1 फाइल करते हैं, उस समय हम टैक्स की वैल्यू को रिकैलकुलेट करके और आगे GSTR 1 फाइल कर देते हैं। तो क्या मेरा ये सोचना या कहना सही है कि वी हैव एम्पल टाइम, हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है? अगर मान लो किसी तरीके से गलत भी हो गया, तो हम 11 अक्टूबर तक हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। कि अगर किसी बिल में गलत GST लग गया, वो इंक्लूसिव के केस में, ओनली इन केस ऑफ इंक्लूसिव टैक्स। अब इसी चीज पर मैं 3-4 एसोसिएशन के साथ काम कर रहा हूँ कि जहां पर GST रेट का चेंज हो रहा है, और वो कि किस तरीके से कौन कौन सा HSN कोड सही है, कौन सा HSN का जो रेट है वो सही है कि नहीं, तो उसी पर मैं 3-4 कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपने बोला इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, अगर आपको टैक्स रेट लिखना पड़ता तो आपको जरूर सही रेट लिखना है। लाइक अगर किसी आइटम का 5% हो गया और आप उसको 18 या 28 लेते हो, 12 तो अब रहा ही नहीं, तो हम्म, वो गलत है। चाहे वो कम लो तब भी अंडर रिकवरी है, और आप ज्यादा लेते हो तो आप ओवर रिकवरी कर रहे हो। तो आपको रेट लिखना है तो आपको सही रेट पता होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, अगर इंक्लूसिव हो तो आपके पास इनफ टाइम है। और गलती से आपने कोई इनवॉइस ऐसा काट दिया, लेट्स अज्यूम कि मुझे पता है कि इस गारमेंट पर, इस शर्ट पर 12% का GST था, लेकिन 22 के बाद 5% हो गया। और कोई बंदा 22 को या 23 को आता है और हम सिस्टम सुधार नहीं पाए कोई कारण से, या हमने सुधारा वो इम्पैक्ट नहीं कर पाया, चेंजेस नहीं ले पाया, और उस पर 12% लग गया, मान लेते हैं, या हम हाथ से बना रहे थे, तो पिछले जो 6 से 7 सालों का जो हमें पता है कि 12% या 18% लगाना है, हमने गलती से लगा दिया। ये गलतियां होती है। जब 2024 से 2025 आता है तो हम 2024 का ही डेट लिखते रह जाते हैं बहुत दिनों तक। तो ये एग्जैक्टली। गलती हो सकती है। तो उस केस में जिस बंदे को आप बिल दे रहे हो, तो आप उन, क्योंकि हर कस्टमर का आपके पास फोन नंबर होगा, आपका नया कस्टमर हो या पुराना कस्टमर हो, तो आप उनसे 2 दिन 4 दिन के बाद इनवॉइस मंगवा के आप उसका रेट चेंज कर सकते हो, चाहे वो कंप्यूटराइज इनवॉइस हो या मैनुअल इनवॉइस हो। तो आपके पास टाइम है। 11 अक्टूबर जो अगला GST जाएगा, GSTR 1, उससे पहले आप पूरे इनवॉइस को चेंज कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दूंगा, हर शॉपकीपर को, हर रिटेलर को, हर होलसेलर को, कि जल्द से जल्द जो नया रेट है वो अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करा दें, ताकि गलतियां ना हो। हाँ, शुरुआत में 1-2 महीने गलतियां होने के चांसेस है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आप 22 तारीख से ही करवा लो, 22 से आप करवा लेते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्द से जल्द करा ले। लेकिन जो पहला आपका रिटर्न जाएगा 11 अक्टूबर को, या मतलब अक्टूबर वाला 11 अक्टूबर इज द लास्ट डेट, तो हम्म, उस समय आप सही
तरीके से उसको सोच के करें कि 22 के बाद सही रेट जा रहा है कि नहीं। और हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहला जीएसटी रिटर्न का डेट भी आगे बढ़ा दे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे जैसे आपने किया। हो सकता है ये 11 अक्टूबर से बढ़ा के 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर भी कर दे, क्योंकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकली आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने डिटेल और इतने क्लैरिटी के साथ आंसर दिए कि मेरे खुद के कुछ डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए हैं। वो एक मैं फाइनली जाते जाते एक कंक्लूसिव सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज जो रिटेलर हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो थोड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अब प्रॉफिट तो जीएसटी में चला गया, अब तो जीएसटी ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो पाएगा क्योंकि आइटम्स महंगी महंगी हैं। तो आप क्या ऐसा की एडवाइस देना चाहेंगे बिजनेस ओनर्स को कि इस सिचुएशन में भी वो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सके? सबसे पहला चीज है कि जिस आइटम पर आपका रेट कम हुआ है, तो वहां पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 1400 रुपये का कॉस्ट था और आप पहले 12% की जगह पर आप 5% लगाते हो तो 70 रुपीज है, 1417। तो आप अपना थोड़ा सा प्राइसिंग 1410 कर सकते हैं, 1420, उसके ऊपर 5% लगाओ। तो जहां पर रेट कम हुआ तो वहां पर आप सेलिंग प्राइस बढ़ा के कर सकते हो। और जिसमें रेट ज्यादा हुआ है तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसका एक आप नोटिस बोर्ड या अपने शॉपकीपर के सामने एक लगा दो कि इस आइटम पर पहले 12% था, अब 18% हो रहा है, हम इसलिए प्राइस बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास महंगा आइटम है तो महंगे आइटम में जो व्यक्ति खरीद रहा है वो मन माइंड मेकअप करके आता है कि मुझे ज्यादा प्राइस देना है। इफ उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी मिलती है तो वो ये नहीं देखता, जो 1 लाख रुपए का लहंगा खरीद रहा है तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1,12,000 की जगह पर 1,18,000 देना पड़ रहा है। उससे उसको कोई फर्क फर्क पड़ता है हमारे और आपके, जैसे कि हम 1500 का शर्ट खरीदने जा रहे हैं, उसमें 20 रुपया भी ज्यादा होता है, हम सोचते हैं खरीदे या नहीं खरीदे। तो हम्म। जो लग्जरी आइटम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप कस्टमर को अवेयर करो, और कस्टमर सबको पता है कि जो 28% का, जैसे हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते थे 28% वाला 40% हो गया है। हम्म। पहले भी अल्टीमेटली 28 का 40% का था, 28% जीएसटी था, 12% सेस था अल्टीमेटली। लेकिन अब सीधे जीएसटी 40% कर दिया गया है। ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से आपके पास जो लग्जरी लहंगा है, लग्जरी साड़ी है, या जो भी आइटम है, आप उसमें कस्टमर को अवेयर करें कि पहले ये जीएसटी रेट था इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। तो जीएसटी रेट के बढ़ाते के साथ आप थोड़ा सा अपना प्राइसिंग भी अप कर दो। लग्जरी आइटम पर कस्टमर हंस के देगा। हाँ, उसमें आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दो। लेकिन जहां पर रेट कम हो रहा है उसमें आप थोड़ा सा आप अपना मार्जिन बढ़ा लो, तब भी कस्टमर को लगेगा बेनिफिट है। तो इस तरीके से आपका बिजनेस कभी भी खराब नहीं होना है। और हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। अगर आप सोचोगे कि नया रिफॉर्म आने से मुझे बहुत लॉस हो रहा तो आपको लॉस होगा। आप उसमें देखो कि आप किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, और आप अपने प्रोफेशनल के साथ बैठे, वो कोई ना कोई तरीका जीएसटी का, टैक्स कंप्लायंस का और प्रॉफिट मेकिंग का, तीनों चीज आपको बताएगा। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वेरी वेरी वेल सेड। जैसे अभी आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, कि आप अपने कस्टमर को अपना पार्टनर समझें और उसको बताएं कि ये रीजन है जिसकी वजह से प्राइस रिवाइज हुआ है, चाहे वो ऊपर हुआ है या नीचे हुआ है। जब ट्रांसपेरेंसी होगी, आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएंगे, अपने डिजाइन्स बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट पैदा होगा जो कि कस्टमर आपको प्रोवाइड करेगा। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और उससे फिर आप अपना एक पहचान बना सकते हैं और अपनी बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। तो इसमें फाइनली एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे सोर्सेस आ रहे हैं, मिथ्स आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास ना करें। अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ गया, जैसे कि अभी कुछ क्वेश्चन पूछे, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन अभी अनआंसर्ड रह गए हों, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया मेरे माइंड में, कहाँ जाएं, किससे पूछें, क्या ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जीएसटी के और जीएसटी रिलेटेड सवालों का? अगर आपको एचएसएन कोड और रेट के बारे में जानना है कि इस पर्टिकुलर आइटम पर क्या रेट रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज किया है, तो जीएसटी पोर्टल पर ही एक सर्विसेज कॉलम है। सर्विसेज कॉलम में सर्च गुड्स और सर्विस बाय एचएसएन, आप वहां जाके क्लिक करके देख सकते हो कि आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस पर रेट रिड्यूस हुआ है या हायर गया है। अगेन,
एज बिंग द बिजनेसमैन आप कहोगे या बिजनेसमैन कहेंगे कि हमें तो सर्च करना नहीं आता है, तो आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में जो बंदा काम कर रहा होगा या आपका जो टैक्स कंसल्टेंट होगा, आप उनसे हेल्प लो कि सर मेरे पास 10 आइटम है या 20 आइटम है या 50 आइटम पर मैं डील करता हूँ। इसका HSN अभी ये 12% का आइटम था, 5% का आइटम था, 18 का था, 28 का था। आप मुझे ये सर्च करके बताओ कि अब 22 के बाद क्या रेट आने वाला है। तो आपका अकाउंटेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट या आपका जो टैक्स कंसल्टेंट है, ऑडिटर है, वो आपको सर्च करके बता देगा। और आप एक दो उसको, आज के डेट पर चैट जीपीटी है या फिर आपका AI है या गूगल है, उस पर भी आप डाल के चेक कर सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं। तो आज के डेट पर इंफॉर्मेशन बहुत है कि, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो वेरी वेल सेड। इस नोट के साथ ही इस पॉडकास्ट के अंत की तरफ हम बढ़ते हैं। आज जो हमने चर्चा करी है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग है। जितने भी मिथ्स थे वो सारे क्लियर हो गए, जितने भी कंफ्यूजन डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रॉम माय हार्ट मनीष जी। और हम कंक्लूड चाहेंगे करने से कि इस पहले एक मैं तरीके से। एक हम्म। मिनट और लूंगा आपका। जी। आपके सारे दर्शक और जो भी इस चीज को सुनेंगे आगे उनके लिए एक चीज, जैसे आपने बताया लग्जरी आइटम की जिस पर 12 से 18 हो गया या 18 से 28 हो रहा है या 28 से 40% हो रहा है, ठीक है। मेरा आपसे सवाल है कि आप भी कार खरीदते हो, सबके पास कार है आज के डेट पर। क्या हम कार बेस मॉडल खरीदते हैं या हायर मॉडल खरीदते हैं? मोस्टली हम हायर या उससे एक नीचे लोअर मॉडल खरीदते हैं, सेकेंड हाईएस्ट खरीदते हैं, ठीक है। तो क्या बेस मॉडल का डायमेंशन और उसका जो इंजन का कैपेसिटी होता है और जो हायर मॉडल है दोनों में बहुत डिफरेंस होता है? ऐसा नहीं। तो जी। हम हायर मॉडल क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे चारों जो विंडो है वो पावर विंडो हो जाए, थोड़ा सा एक ज्वेलरी सर्विसेज हो जाता है, हम्म। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट बढ़ जाता है। उसके लिए हम 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च करते हैं। अगर बेस मॉडल किसी कार का 6 लाख में मिल रहा है तो उसी का हायर मॉडल 9 लाख 10 लाख या 11 लाख में मिल रहा है। इट मीन्स कि जो कस्टमर है वो वैल्यू एडिशन के लिए पैसा देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर अगर कोई लग्जरी आइटम है, लाइक 1 लाख का लहंगा है, 50,000 की साड़ी है, 25,000 का शर्ट है, तो वो उस पर प्राइस देने के लिए तैयार होगा। आपको सिर्फ ट्रांसपेरेंसी रखना है और लोगों को ये बताना है कि ये आपकी नीड, आपकी फैशन, आपकी जरूरत को समझता है। तो वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार होंगे। इसमें किसी भी बिजनेस ओनर को ये नहीं सोचना है कि मैं लॉस में जाऊंगा या मुझे पैसा रिकवर नहीं होगा। तो जैसे आपने कहा कि अगर आप सोचेंगे कि लॉस होगा तो लॉस होगा, तो इसी तरीके से आप सोचिए कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ही होगा। अब सिचुएशन चाहे कोई भी हो, आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, इतने सालों से कर रहे हैं, और इतने तरीके के इतने उतार चढ़ाव को झेलते हुए, इतने तूफानों को झेलते हुए आप कश्ती को इस जगह पे लेकर के आए हैं। तो चाहे ये GST 2.0, चाहे कुछ भी हो, अगर आपके लिए चुनौती है तो चुनौती ही सही, चैलेंज है तो चैलेंज ही सही। So thank you very much, Manish ji. Thank you for the podcast. थैंक Now यू।